हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल टॉपर सिस्टम में। आप सभी क्लास 10th वालों के लिए मैं लेकर आया हूं एक शानदार जबरदस्त वन शॉट वीडियो, जो कि क्लास 10 साइंस बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम का वन शॉट होने वाला है। इस वन शॉट में जैव प्रक्रम का डिटेल कॉन्सेप्ट सारा कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से फोकस होकर पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, तैयार हो जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें जैव प्रक्रम की, तो जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आते हैं: पोषण, परिवहन, शोषण और उत्सर्जन। आज हम क्लियर करने वाले हैं पोषण को। किसको देखेंगे? पोषण को। सबसे पहले अगर हम बात करें जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब जीने का प्रक्रिया। जीने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम सिंपल शब्दों में समझना, ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे जिंदा रहने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है? आपको भोजन करने की जरूरत है। भोजन एक प्रक्रिया है जिसे हम पोषण के नाम से जानते हैं। आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, उसे हम श्वसन के नाम से जानते हैं। आपको शरीर में रक्त की जरूरत पड़ती है, रक्त का परिवहन होता है जिसे हम परिवहन के नाम से जानते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, इसे हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। इसी सब प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का सीधा सिंपल मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जिस भी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारे जीवन का अनुरक्षण करने के लिए जिस भी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने आप का अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है? पोषण आता है, पाचन इसी के अंदर आता है। पोषण और पाचन दोनों को आज देखेंगे। फिर श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब आपका जैव प्रक्रम के अंदर आएगा। आज का फोकस जो है वो पोषण वाले पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। चलिए तो पोषण की बात करें। पोषण मतलब भोजन। पोषण को हम कैसे समझ सकते हैं? पोषण मतलब भोजन, इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। एक विधि से करते हैं, और खास ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषक तत्व, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पोषक तत्व, यही ध्यान देने की जरूरत है। पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन खाना। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खा लेंगे वो पोषण कहलाएगा। कुछ भी खाने को पोषण नहीं कहते। पोषण उस भोजन को कहते हैं जिसमें पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व को अगर हम ग्रहण करते हैं उस विधि को पोषण कहेंगे। अब पोषक तत्व क्या क्या होता है सर? पोषक तत्व के अंदर आपको आएगा विटामिन। विटामिन का नाम सुने। विटामिन क्या है? पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है? पोषक तत्व है। वसा क्या है? पोषक तत्व है। खनिज लवण क्या है? ये सब पोषक तत्व है। अगर ऐसे अब भोजन का ग्रहण करते, उपयोग करते हैं जिससे आपको विटामिन मिल रहा है, जिससे आपको प्रोटीन मिल रहा है, जिससे आपको खनिज लवण मिल रहा है, जिससे आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिल रहा है, तो वो सब क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषण का उपयोग करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा भी प्रदान होता है। तो पोषण का अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए, तो ऐसी विधि जिसके तहत हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। अब आगे ध्यान से समझना, पोषण करने की जो विधि है वो दो है। जितने भी जीव है वो दो तरह से पोषण करता है। एक मेथड जो है वो स्व पोषण कहलाता है, और दूसरा मेथड जो है वो पर पोषण कहलाता है। स्व पोषण, यहाँ ध्यान से समझना, स्व पोषण कौन सा मेथड है, पर पोषण कौन सा मेथड है, और हम लोग जो पोषण करते हैं वो किस मेथड का इस्तेमाल करके करते हैं। तुम जो खाते हो वो कौन से मेथड से खाते हो? स्व पोषण वाले तरीके से या पर पोषण वाले तरीके से? दोनों को समझना है एक से। स्व पोषण में स्व शब्द जो है, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब होता है अपना या खुद या स्वयं। स्व का मतलब स्वयं। स्वयं अगर आप पोषण करते हैं यानी आप भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं तो उसे स्व पोषण कहते हैं। और अगर आप भोजन का निर्माण दूसरे पर निर्भर होकर करते हैं तो उसे हम परपोषण कहते हैं। ध्यान से समझना स्व पोषण और परपोषण को। स्व पोषण ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्व पोषण कहते हैं। भोजन आपको करना है, लेकिन आप भोजन के लिए अगर दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, खुद से ही भोजन निर्माण कर लेते, तो उस विधि को हम कहेंगे स्व पोषण। पोषण ऐसा तरीका होता है जिससे भोजन खुद से निर्माण करा जाता है, उपयोग करा जाता है, उससे दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। इसमें कौन कौन आते हैं वो समझो। इसमें जीव जंतु में कौन कौन आएंगे वो समझेंगे। सबसे पहले स्व पोषण कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे वो स्व पोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी वो भोजन करते हैं। क्या आपने देखा कभी पौधे को भोजन करते हुए?
लेकिन पौधे जितने भी हरे पेड़ पौधे वो भी भोजन करते हैं। वो पोषण की कौन सी विधि को अपनाते हैं? वो पोषण की स्वपोषण विधि को अपनाते हैं। ये विधि क्या है? जिससे वो भोजन खुद ही बना लेते हैं और खुद ही बनाकर ग्रहण करते हैं। उसे कोई आप या हम ले जाके पोषण नहीं करवाते। किसी पेड़ पौधे को, हरे पेड़ पौधे को आप जाके भोजन देते हैं या हम जाके भोजन देते? नहीं, वो खुद से भोजन बनाता है स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में और उस भोजन को खाता है। उस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो आगे आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे जो है पेड़ पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही ग्रहण करते हैं। इसके बाद एक नील हरित शैवाल आता है, ये भी जो है स्वपोषण खुद से करता है, यानी भोजन जो है वो खुद से करता है। तो स्वपोषण क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिसमें जो जीव आते हैं वो भोजन खुद से निर्माण करके ग्रहण करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। इसमें कौन कौन है? हरे पेड़ पौधे। इसका एग्जाम्पल याद रखना, बहुत काम का बात है और एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करता है और जितने भी हरित नील शैवाल है, वो नील हरित शैवाल, वो सभी के सभी क्या है? जो वो स्वपोषण की विधि अपनाते हैं। अब परपोषण कौन कौन करता है? परपोषण पहले समझो कि वो प्रक्रिया क्या है। और एक और बात याद रखना, स्वपोषण करने वाले जीव को, जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ध्यान से समझना बात। जैसे हरे पेड़ पौधे आपसे पूछा जाए, हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी है। जो भी स्वपोषण करता है उसे स्वपोषी, स्वपोषण पूरी प्रक्रिया है, पूरी विधि है जिसमें भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसे स्वपोषण करने वाले को स्वपोषी कहेंगे। इसी तरीका से परपोषण एक विधि, एक तरीका है। जो परपोषण करता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान है, सब परपोषण वाला तरीका अपनाता है, इसलिए जानवर क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। अब ये तरीका कौन सा है? तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो किस पर निर्भर करता है? वो अन्य भोज्य पदार्थ पर निर्भर करता है, अन्य किसी पदार्थ पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। तो इस विधि को हम परपोषण कहते हैं। परपोषण कौन कौन करता है? तो जितने भी मनुष्य है, जानवर है और अन्य जीव जंतु है, ये सब परपोषण मेथड को अपनाते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब परपोषण करता है। ये बात याद रखें। उदाहरण, परपोषण कौन कौन करते हैं? मनुष्य, जानवर, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब परपोषण करते हैं और ये सब क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। अब इसके भी प्रकार होते हैं कि स्वपोषण कितने प्रकार से करा जाता है, परपोषण कितने प्रकार से करा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें परपोषण के प्रकार की, परपोषण एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें भोजन दूसरे भोज्य पदार्थ पर निर्भर होकर निर्माण किया जाता है, जिसे हम परपोषण कहेंगे। अब इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले अब समझते हैं मृतजीवी पोषण। पहला प्रकार मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी सम। ये 3 तरह के परपोषण के मेथड है। अब ये तीनों क्या क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें मृतजीवी पोषण का, मृतजीवी नाम से क्लियर आ रहा है, मरे हुए सड़े गले पदार्थ का अगर हम भोजन करते हैं अवशोषण करके, तो उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है? ध्यान से सुनना। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी में क्या होता है? जो जीव मृतजीवी पोषण करते हैं वो किसी सड़े गले और मरे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करता है और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है, यानी कॉम्प्लेक्स को, जटिल को सरल बनाकर कार्बनिक पदार्थ में घुलित करके अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। अब कौन कौन है मृतजीवी पोषण करता है? तो जितने भी कवक हो गए ये मृतजीवी पोषण करता है। जितने भी बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया, कुछ एक दो एक अपवाद है, बाकी बैक्टीरिया जो है वो मृतजीवी पोषण करता है। फिर प्रोटोजोआ जो है वो मृतजीवी पोषण करता है। मृतजीवी पोषण समझे आप? मृतजीवी पोषण क्या होता है? जब कोई पोषण दूसरे पे करता है, निर्भर होता है दूसरे पे। किस प्रकार से निर्भर होता है? जितने भी मरे जीव जंतु होते हैं, मरे हुए सड़े गले, इसको क्या करता है? इसको अवशोषित करता है, अवशोषित करके घुलित कार्बनिक पदार्थ बनाता है और वहां से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें कौन कौन है? कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये सब मृतजीवी पोषण करता है। अब परजीवी क्या है? परजीवी पोषण भी एक परपोषण है, यानी ये दूसरे पर निर्भर करेगा, लेकिन कैसे करता है वो समझो। परजीवी पोषण में क्या होता है वो ध्यान से समझना कि परजीवी पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इस पोषण में क्या होता है? जो जीव है वो दूसरे जीव पे चला जाता है, यानी दूसरे जीव के संपर्क में आता है, चाहे वो टेम्पररी या परमानेंट, कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, दूसरे के संपर्क में आएगा और वहां से अपना भोजन निकाल लेगा, वहां से वो
अपना भोजन जो निकाल लेता है उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में क्या होता है, किसी दूसरे के शरीर में जाता है, किसी दूसरे के शरीर में जाता है और वहां से अपना भोजन निकाल लेता है। जैसे जूं होता है, जूं क्या होता है, इंसानों के शरीर सर पे जाता है, वहां से अपना भोजन निकालता है। तो जूं क्या हो गया, परजीवी पोषण करता है, जो कि परपोषण में परजीवी करता है। इसमें कौन कौन है, उदाहरण याद रखना, गोल कृमि हो गया, हर्टवर्म हो गया, जूं जिसको बोलते हैं वो हो गया, जोंग आप सुने होंगे, जोंग जो होता है, ये सब क्या कौन सा पोषण करता है, परजीवी परपोषण करता है। परपोषण करता है उसमें भी कौन सा, परजीवी वाला, ठीक है। अब तीसरा समझते हैं जो बहुत अहम है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण एक ऐसे परपोषण को कहते हैं जिसमें एक संपूर्ण प्रक्रिया से पोषण करा जाता है, ठोस पदार्थों से पोषण करा जाता है, जिसमें मनुष्य है, जानवर है, ये सब क्या करते हैं, प्राणी संपोषण करते हैं। यानी ये सब भी दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसके करने का तरीका अलग है। प्राणी संपोषण में क्या होता है, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। एक विधि के तहत करते हैं और ठोस भोज्य पदार्थ को लेते हैं और उसको कुछ चरणों में, सबसे पहले अंत गठन करके, ये सारे आप आगे पढ़ेंगे कैसे जंतुओं में पोषण होता है। तो जिस तरह से जंतुओं में पोषण होता है, सेम उसी प्रक्रिया से अगर वो पोषण करते हैं और एक जटिल पदार्थ को एक ठोस तरल पदार्थ का भोजन करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कौन कौन करते हैं, अमीबा है, मेंढक है, मनुष्य है, जानवर है, ये सब कौन सा पोषण करेंगे, प्राणी संपोषण। तो यहाँ तक आपको पोषण समझ आया। पोषण जिसकी दो विधि है, पोषण का मतलब भोजन, इसकी दो विधि होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब खुद से भोजन करना, जो कौन कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से करते हैं। फिर नील हरित शैवाल है, ये भी जो है वो स्वपोषण करता है। इसके बाद दूसरा मेथड आता है परपोषण, जिसमें भोजन दूसरे पर निर्भर होकर करा जाता है। इसमें मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं, अमीबा सब आते हैं, ये सब परपोषण करता है। अब परपोषण में तीन तरीका है। पहला जो है मृतजीवी पोषण, इसमें मरे हुए सड़े गले को अवशोषित करके उसको जो है कार्बनिक पदार्थ में घुलित करके वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये मृतजीवी है। मृतजीवी कौन कौन करता है, जो बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ, सब मृतजीवी करता है। इसके बाद आता है परजीवी। परजीवी में क्या होता है, जो जीव होता है वो दूसरे जीव के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, कुछ देर के लिए या लंबे समय के लिए, वहां से अपना जो है वो भोजन प्राप्त कर लेता है, वहां से भोजन निकाल लेता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। परजीवी कौन कौन करता है, जैसे जूं है, जोंग है, ये सब क्या है, परजीवी करता है, कसकटा है, ये सब परजीवी करेगा। और तीसरा जो आता है प्राणी सम, एक प्रक्रिया के तहत होती है जिसमें हम ठोस या तरल भोज्य पदार्थ को एक जंतु के ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। यहाँ तक आपको पोषण की विधि तक सारा कंप्लीट हो गया होगा, सारा समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जंतुओं में पोषण। जो आप सुने कि प्राणी संपोषण जो होता है वो जंतुओं में पोषण की विधि द्वारा करी जाती है। तो अब जंतुओं में पोषण क्या होता है, तो जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, जंतु को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एक कोशिकीय जंतु और एक बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु किसको कहते हैं, जिसके पास एक कोशिका मौजूद होता है उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, और जिसके पास एक से ज्यादा कोशिका मौजूद होता है उसको हम बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। तो एक कोशिकीय जंतु में पोषण कैसे होता है, कितने चरणों में होता है। अगर एक कोशिकीय जंतु में बात करें तो मुख्यतः पोषण की तीन चरण होती है, 5 भी हो सकती है, जैसे अमीबा सब में 5 होता है, लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें तो 3 चरण होता है, एक अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतग्रहण क्या होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसके बाद पाचन, उसको पचाने की प्रक्रिया, और बहिष्करण क्या होगा, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया। ये 3 तरीका से। लेकिन अगर हम मनुष्य में, अमीबा में, इस समय बात करा जाए तो इसकी चरण जो है वो 5 चरणों में हम भोजन को प्राप्त करते हैं। अगर जैसे हम बात करें अमीबा में, तो अमीबा में 5 चरण होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 चरण। अमीबा में ध्यान से समझना कि 5 चरण में हम पोषण करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। अंतग्रहण कर लिए, अंतग्रहण करने के बाद हम क्या करेंगे, पाचन करेंगे। अंतग्रहण पाचन सब समझाएंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले 5 चरणों का नाम याद रखो। सबसे पहला अंतग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, तीसरा हो गया अवशोषण, तीसरा क्या हो गया, अवशोषण। तीसरा चरण आपका कहलाएगा अवशोषण। फिर चौथा स्टेप पे जाएंगे, चौथा स्टेप होगा स्वांगीकरण। चौथा स्टेप क्या होगा, स्वांगीकरण। और 5वां स्टेप क्या होता है, 5वां स्टेप होता है बहिष्करण। 5वां स्टेप क्या होता है, बहिष्करण। अब ये पांचों को समझना, सेम यही मेथड हम इंसानों में भी होती है, यानी इंसान भी सेम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसी स्टेप में भोजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जब हम भोजन को लेते हैं, जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब भोजन हम शरीर के अंदर ले लिए, मुख गुहा से शरीर के सभी अंगों तक, अमाशय तक भोजन पहुंचता है तो उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब भोजन पहुंचता है अमाशय तक, फिर पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, भोजन पचता है तो उसको हम पाचन कहते हैं। और जो भोजन पच जाता है तो उसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और उसके शरीर के कई अंगों तक भेजते हैं, वहां से हम ऊर्जा प्राप्त करके उसका आगे आने वाली प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं।
तो उसे हम अवशोषण कहते हैं। सेम अगर स्वांगीकरण की बात करें तो जो अवशोषित है उस अवशोषित को हम दूसरे आगे प्रक्रिया के लिए हम यूज करते, उपयोग में लाते, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद बहिष्करण क्या हो गया, जो अवशोषित नहीं हुए, जो पाचित नहीं हो पाए, जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए, उस अपशिष्ट पदार्थ को अगर हम बाहर निकालते हैं उसे बहिष्करण कहते हैं। यही आपका अमीबा में भी होता है। अमीबा को ध्यान से समझना, ये अमीबा के चित्र है जो आराम से आपको बना सकता है। अमीबा का चित्र बहुत आसान है। ये यहाँ इसका न्यूक्लियस है और ये आपका कोशिका तरफ है, सारा कुछ समझना। तो ये आप देखो अमीबा के बाहर क्या है, अमीबा के बाहर खाद्य कण, ये भोजन दिख रहा है, भोजन का पार्टिकल दिख रहा है, कण दिख रहा है। अब ये डायरेक्ट अमीबा में नहीं जाएगा। अब अमीबा में ये जो अंत ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है वो उसके सूडोपोडिया से होती है। किससे होती है, सूडोपोडिया। यहाँ से अमीबा जो है एक सूडोपोडिया, जिसे हम कूटपाद कहते हैं, ये कूटपाद बनाता है और इस कूटपाद के जरिए भोजन जो है वो इसके अंदर जाता है। यानी अंत ग्रहण की प्रक्रिया जो अमीबा करता है वो किससे करता है, कूटपाद से, अपने कूटपाद से करता है, यानी सूडोपोडिया से करता है। इसके बाद ये भोजन जो है अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये पाचन की प्रक्रिया, सारा प्रक्रिया कहाँ होती है, रसधानी में होती है। कहाँ होती है, रसधानी में ये सारी प्रक्रिया होती है। इसके बाद वो ये भोजन अवशोषित होगा, स्वांगीकरण इसका किया जाएगा। इसके बाद ये अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाएगा, इसे हम बहिष्करण कहेंगे। अमीबा में भोजन 5 चरणों में होती है। अंतर्ग्रहण यानी अमीबा जो है भोजन अपने अंदर लेता है, किसके जरिए लेता है, कूटपाद के जरिए लेता है, इसे अंतर्ग्रहण कहेंगे। कूटपाद के जरिए अमीबा का भोजन अंदर जाता है, उसके बाद वो रसधानी में पहुंचता है। रसधानी में वहां पाचन की प्रक्रिया होगी, भोजन को पचाया जाएगा। पचाने के बाद फिर उस भोजन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करा जाएगा। अवशोषित हो गए, उस अवशोषित किए गए भोजन को आगे आने वाली ऊर्जा के में इस्तेमाल करे जाएंगे और अन्य प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करा जाएगा, उसे हम स्वांगीकरण कहेंगे। रक्तों तक पहुंचाया जाता है, शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है, उसे हम स्वांगीकरण कहेंगे। और लास्ट स्टेप जो होता है, लास्ट चरण जो होता है, ये बहिष्करण। जो मतलब अवशोषित नहीं हो पाए, जो अपाचित रह गए, वो सभी अपशिष्ट पदार्थ को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसे हम बहिष्करण कहते हैं। ये 5 चरणों में अमीबा में पर जो है वो पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। सेम इसी तरीका से पैरामीशियम में भी होते हैं। पैरामीशियम में अमीबा के जैसा ही होता है। पैरामीशियम में आप पोषण कैसे याद रखेंगे, अमीबा के जैसे ही पैरामीशियम में भी पोषण की प्रक्रिया होती है। यानी कितने चरणों में होती है, अगर हम बात करें कितने चरणों में होती है तो 5 चरणों में होती है। फर्क क्या है कि जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है, ये अमीबा और पैरामीशियम का अलग होता है, ये पैरामीशियम और अमीबा का अलग होता है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। अमीबा जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया करती है वो कूटपाद के जरिए करती है, कूटपाद के जरिए। लेकिन ये जो पैरामीशियम के आप चित्र देख रहे हैं, पैरामीशियम जो है वो जो भोजन को लेता है, ग्रहण करता है, वो उसमें जो मौजूद ये सीलिया होता है, जो आपको हेयर लाइक्स यानी केस के जैसा जो आपको बनावट रचना दिख रहा होगा, सीलिया, इसका नाम क्या होता है, सीलिया। ये जो सीलिया आपको दिख रहा है, यहाँ सीलिया लिखा हुआ, इस सीलिया के जरिए भोजन लेता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सारी जो चरण है, स्टेप है, जो भोजन लेने का, भोजन पोषण का सारा स्टेप है, सेम है जो अमीबा में होता है वही पैरामीशियम में होता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कूटपाद के जरिए होता है, पैरामीशियम में अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया जो है उसमें मौजूद सीलिया के जरिए होता है। सीलिया क्या होती है, एक ऐसी रचना होती है जो केस के तरह का होता है, उसे हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया के जरिए इसमें अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण किसमें कैसे होता है, सीलिया के जरिए। भोजन कहाँ पहुंचता है, पैरामीशियम तक सीलिया के जरिए पहुंचता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम एज इट इज। अमीबा में पोषण, वही पोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पैरामीशियम में होती है। ठीक, अब आगे बात करें बहुकोशिकीय जंतु, यानी अगर हम मनुष्य की बात करें कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसमें भी 5 स्तर है। कितने हैं, 5 चरण है, 5 स्टेप है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, 5वां बहिष्करण। ये 5 चरणों में जंतुओं में पोषण की जाती है। पांचों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम अंतर्ग्रहण की बात करें, अंतर्ग्रहण क्या होता है, जब हम भोज्य पदार्थ को मुख गुहा के अंदर ग्रहण करते हैं, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण होता है पाचन। अंतग्रहण में जो भोज्य पदार्थ गया है उसको हम सरल व छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। जो कोई भी आप भोज्य पदार्थ लिए, ठोस पदार्थ लिए, तरल पदार्थ लिए, वो जब मुख गुहा से अंदर गया उसके बाद उसे तोड़ना, उसे सरल पदार्थ बनाना, इसे हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इसके बाद आता है अवशोषण। जो पाचित भोज्य पदार्थ है, जो पच चुके हैं, उसको हम उपयोगी भोज्य पदार्थ के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, उसे एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, अवशोषित करके रख लेते हैं, उसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद सेम इसमें थोड़ा सा ही फर्क है स्वांगीकरण में। जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है जिसे हम अवशोषित कर चुके हैं उसको रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जो अवशोषित कर लिए भोज्य पदार्थ, सबसे पहले भोज्य पदार्थ गया यानी अंतःकरण, उसको हम सरल छोटे छोटे भोज्य पदार्थ में तोड़े, उसे पाचन कहें। फिर पाचित भोज्य पदार्थ को हम अवशोषित कर लिए, ऊर्जा के रूप में उपयोग करें और अन्य रूप में उपयोग करें तो वो अवशोषण हो गया। फिर अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थ को हम रक्त के जरिए, खून के जरिए शरीर के जितने भी अलग अलग कोशिका हैं सभी तक हम पहुंचाते हैं, इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। इसके बाद लास्ट अंतिम चरण जो होता है वो है बहिष्करण। जो अपचे, जो पाचित नहीं हो पाए, जो बच गए, वो अपचे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। तो ये जंतुओं में भी 5 तरह के चरण में हम भोजन का पूरी प्रक्रिया को, पोषण की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। 5 चरण होती है। अब अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आ गया आपके एग्जाम में। ये डायग्राम भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है मनुष्य का पाचन तंत्र। इस डायग्राम को भी अच्छे से समझना है। क्या है डायग्राम? ये चित्र भी आपको बना लेना है। इस तरह का डायग्राम है जो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मुगुआ जिसे मुंह कहते हैं, फिर आपका जीव है जेवा, फिर ग्रासिका है, ये आपकी ग्रास नली, आपकी ग्रासिका जिसे एसोफोगस भी कहते हैं। ये जे लाइक स्ट्रक्चर जो है ये अमाशय है जिसे पेट के नाम से जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा एक एक करके पढ़ेंगे। ये आपका यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय। इस सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसको अच्छे से, इस डायग्राम को आपको क्लियर करना है। चित्र पूरे अच्छे तरीके से बनाने आना चाहिए। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य का पाचन तंत्र में क्या क्या मौजूद होता है, क्या क्या पाया जाता है। अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें, मनुष्य की पाचन की प्रक्रिया में भाग लाने वाले अंगों को से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो मनुष्य के पाचन प्रक्रिया इसमें भाग लेता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। कौन कौन आता है इसमें? मुख गुहा यानी मुख, ग्रास नली जिसके जरिए भोजन जो है मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचता है उसे हम ग्रास नली कहते हैं। अमाशय यानी पेट, और आंत जो कि 2 होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। फिर यकृत जिसे लीवर के नाम से जानते हैं, और अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। ये सब क्या है? पाचन तंत्र में सम्मिलित है। एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मुख गुहा यानी माउथ, मुंह। मनुष्य का मुख, मुख यानी मनुष्य का मुंह की बात करा जाता है। मुख एक दरार के समान है जो ऊपरी व निचली जबड़ों के रूप में खुलती है। इनके ऊपरी जबड़ा स्थित तथा निचली जबड़ा जो है वो गतिशील होती है, गतिशील मूवमेंट करती है। उन जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां होती है तथा मांसल भाग के रूप में जीभ स्थित होता है। क्या क्या होता है मुंह में? आपको पता है, 2 जबड़ों में मुंह है जो है स्थिर रहता है। एक खुलती है और एक गतिशील होती है। ठीक है, दोनों खुलती है और एक क्या स्थित रहती है और एक गतिशील रहती है। उनके बीच में दांत होता है और एक जीभ भी होती है। ठीक है, अब दांत की बात करें, जो मुख गुहा में दांत मौजूद होता है। दांत मनुष्य के शरीर में सबसे पीछे जन्म लेने वाली हड्डी है। दांत याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। मनुष्य के शरीर में सबसे पीछे, लास्ट में, अंतिम में जन्म लेने वाली हड्डी है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि दांत किस चीज से बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस से। इसमें विशेष प्रकार की चमक एनामेल के कारण होता है। एनामेल क्या होता है? दांत का सबसे कठोरतम पार्ट होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दांत का सबसे कठोरतम पार्ट क्या है? एनामेल के नाम से जानते हैं। जो जीवन में 2 बार आता है, ये आपको पता है। स्थायी और अस्थायी दांत होते हैं। मानव शरीर के अंदर जो सबसे कठोर भाग होता है दांतों का उसे इनामेल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। अस्थायी दांतों की संख्या जो है 20 होती है और स्थायी जो टेम्पररी परमानेंट दांतों की संख्या वो 32 है। टेम्पररी 20 है और परमानेंट दांतों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 32 होती है। ठीक, अगर हम दांत के प्रकार की बात करें, 4 प्रकार के दांत के प्रकार है। सबसे पहले रत्नक जिसे इंसीजर जो काटने का काम करता है, फिर कृदंत है, फिर चवर्णक है और फिर अग्रचक वर्णक है। चारों को समझते हैं एक एक करके। अगर हम सबसे, ये आप 4 तरह के दांत होते हैं। इसमें अगर रत्नक की बात करें जिसका काम है चीरना फाड़ना, रत्नक जो सबसे पहला दांत का प्रकार है इसका काम होता है चीरना फाड़ना। ये आप चित्र देख सकते हैं। और कृदंत का काम पूछे, सबका आपको नाम याद रखना है, काम याद रखना है, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं बोर्ड में। कृदंत का बात करें, कृदंत का काम है काटना और ये आगे ऊपर नीचे बीचों बीच स्थित होता है और ये चौड़े होते हैं। इसका काम क्या है? काटना। चीरना फाड़ना किसका काम है? रत्नक का काम है। कृदंत का काम क्या है? काटना। ठीक है, इसके बाद चवर्णक और अग्र चवर्णक का कार्य क्या होता है? चबाना या पीसना। ये दोनों का काम क्या होता है? चबाना और पीसना। प्री मोलर और मोलर आप बचपन क्लासेस में पढ़े होंगे। दांत के अगर हम भाग की बात करें तो मुख्यतः 3 भाग के होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। दांत 3 भाग में होते हैं। ऊपरी भाग जिसे शिखर कहा जाता है
और मध्य भाग जिसे ग्रीवा कहा जाता है, दांत के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा। और लास्ट जो निचला भाग है उसे हम जड़ कहते हैं, क्या कहते हैं। इसके बाद दूसरा मुख गुहा में दांत समझ लिए, दांत के बाद आता है जीव यानी जिह्वा जिसको कहते हैं। हमारे मुख गुहा में मांस भाग के रूप में जिह्वा पाया जाता है, जो उपकला उत्तक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, उपकला उत्तक से बने होते हैं। इसके सहायता से हम स्वाद का पता करते हैं। तो पता है कि जीभ का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, स्वाद का पता करना। कई तरीके से स्वाद का पदार्थ करते हैं, और जिससे हम स्वाद का प्राप्त करते हैं, पदार्थ पता करते हैं, उसे स्वाद गुण कहते हैं। जीभ में स्वाद बताने वाले भाग को क्या कहते हैं, स्वाद गुण कहते हैं। मेन अगर हम बात करें जो आपके काम में आएगा वो लाड़ ग्रंथि। यहाँ से सवाल बनते हैं, लाड़ ग्रंथि क्या है। हमारे मुख गुहा में लाड़ ग्रंथियों से दो प्रकार के लाड़ जो है स्रावित होते हैं, टाइलिन और लाइपेज। बहुत बार पूछा जाता है लाइपेज जो हमारे मुख गुहा से निकलते हैं, सेलिब्री एमाइलेज जिसे लाड़ ग्रंथि कहा जाता है। लाड़ जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जो आप पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर रसायन में, अम्ल भस्म। अम्लीय प्रकृति जिसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। इसका पीएच मान एग्जैक्ट कितना होता है, 6.5 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति पूछी जाए तो अम्ल प्रकृति का है। अम्ल बोले तो जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, उसे अम्ल कहते हैं। हमारे मुख गुहा में एक दिन में 1 से 1.5 लाड़ जो है लीटर, 1 से 1.5 लीटर लाड़ जो है वो स्रावित होता है। एक दिन में आपको 1 से 1.5 लीटर लाड़ जो है वो बनेगा हमारे मुख गुहा में, ठीक है। 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाए जाते हैं जिसे कर्णमूल, अधोजिह्वा और अधोहनु कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सब नाम याद रखना। जो सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि है कर्णमूल लाड़ ग्रंथि, ये ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि का नाम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर ग्रास नली जिसके जरिए भोज्य पदार्थ जब हम अंत ग्रहण करते हैं, तो जो भी भोज्य पदार्थ है वो ग्रास नली के जरिए हमारे जिसको फूड पाइप कहते हैं, इसके जरिए अमाशय तक पहुंचता है। इसका पाचन प्रक्रिया में आगे कोई योगदान नहीं है, सिर्फ भोजन को ये अमाशय तक पहुंचाता है, इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। यही है कि ये भोजन को मुख गुहा से लेकर अमाशय तक पहुंचाता है, इसे फूड पाइप कहते हैं। अमाशय जो यानी जिसे पेट कहते हैं, इसको समझना अच्छे से। उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है तथा यह पालिका थैली जैसी रचना होती है, जे शेप्ड होता है, ये भी बात समझना। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती और बढ़ती भी है। चौड़ाई जो फिक्स नहीं है, वो भोजन की मात्रा जिस प्रकार से रहेगी उस पर वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। इसके बाद अमाशय की पिछला भाग संकड़ा होती है तथा एक छिद्र के रूप में पक्वाशय में खुलता है। अमाशय में भोजन 3-4 घंटा रहता है, ज्यादा देर नहीं रहता। तब अमाशय के पाइलेरी ग्रंथियों से 2 प्रकार के जठर रस स्रावित होते हैं। ये भी बात यहाँ से आप याद रखना ऑब्जेक्टिव से, क्या अमाशय से गैस्ट्रिक जूस जिसे जठर रस कहते हैं, वो भी जठर रस अमाशय से ही निकलता है। जिसमें कौन कौन नाम है ये याद रखना, बहुत काम का बात है। यहाँ से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलते हैं कि अमाशय से कौन कौन एंजाइम बनता है, कौन कौन जठर रस बनता है। उसमें सबसे पहले पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ सकता है। पेप्सिन क्या है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, ये बात याद रखना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है तथा प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को किस चीज में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। ये पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में ही पाया जाता है। फिर एक रेनिन एंजाइम निकलता है अमाशय से, यह दूध में मिले हुए कैल्शियम की मात्रा को पैराकैसिनेट में बदल देता है। खासकर छोटो बच्चों में ये ज्यादातर पाया जाता है। रेनिन जो है वो छोटो बच्चों में सबसे ज्यादा स्रावित होता है, ये बात आपको याद रखना है। अमाशय आपके किस तरह का स्ट्रक्चर है, जे स्ट्रक्चर है। यहाँ से जठर रस मिलते हैं जिसमें आप पेप्सिन का और रेनिन का नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद अमाशय के ऑक्सीकृतिक कोशिका से HCl अम्ल स्रावित होता है। एक और बात याद रखना कि अमाशय से HCl भी निकलता है, और ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का कार्य क्या है हमारे पेट में, अमाशय में HCl का कार्य क्या है। तो HCl अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, इसके काम का बात करा जाए तो ये भोजन के साथ मिलकर अपने लाड़ की मात्रा को खत्म कर देता है। सबसे पहली बात, भोजन के साथ मिलकर लाड़ की मात्रा को खत्म कर देता है। भोजन के साथ मिलकर अपने ही हानिकारक बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। भोजन के मिलकर जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है उसे भी नष्ट कर देता है। एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा भोजन को पचाने में मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, HCl का काम क्या है, भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसे भोजन पचाने वाला अम्ल भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन भोजन पचाने वाला अम्ल है, तो नाम याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आंत पर। आंत 2 तरह से होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत नाम भले छोटी है, काम इसका बड़ा है, नाम छोटी है, बड़ा यही है छोटी आंत, और इसका ही काम बड़ा है। इसका प्रारंभिक भाग अंग्रेजी के अक्षर यू के तरह होता है। ये किस शेप में होता है, यू शेप में। अमाशय किस शेप में होता है, जे शेप में। और छोटी आंत यू शेप में होता है।
छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन व अवशोषण होता है। ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि भोजन, संपूर्ण भोजन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में इसका कोई योगदान नहीं। छोटी आंत में आने के बाद भोजन पूर्णतः पाचन हो जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया भी पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान से समझना। छोटी आंत में 3 तरह के भाग मिलते हैं, यानी 3 भाग से बना होता है। सबसे पहले ग्रहणी, फिर जेजुनम, फिर इलियम। जेजुनम, ग्रहणी और इलियम तीनों को समझते हैं। फिर रंसाकूट की अगर हम बात करें, छोटी आंत के बाद अगला जो पाचन प्रक्रिया में भाग लेता है वो रंसाकूट है। छोटी आंत के जिस भाग में भोज्य पदार्थों का पाचन व अवशोषण होता है उसे रंसाकूट ही कहते हैं। अभी बताया है कि भोजन का जो पाचन की प्रक्रिया है और अवशोषण की प्रक्रिया ये पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कौन से भाग पे? रंसाकूट वाले भाग पे, ठीक है। इसके बाद क्षुद्रांत की बात करें, छोटी आंत के जिस भाग में वसा का पाचन होता है, वसा का एवं अवशोषण होता है उसे क्षुद्रांत कहते हैं। वसा का पाचन और अवशोषण होगा उसको क्षुद्रांत कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यकृत, यानी जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत का क्या योगदान है पाचन की प्रक्रिया में? यकृत मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 केजी तक हो सकता है। कितना होता है? 1.5 से 2 केजी। यह उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है और इसमें अमाशय के कुछ भाग को ढके रहता है। अमाशय के भाग को भी ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। इसको के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है और जो पित्ताशय में जमा होता है पित्त रस आपसे पूछा जाता है। लीवर से कौन सा एंजाइम निकलता है, यानी यकृत से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? पित्त रस। ये भी बात याद रखना, पित्ताशय का कौन स्रावित करता है? यकृत स्रावित करता है, ठीक है। इसके बाद यकृत के काम की बात करें तो यकृत आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको किस में बदल देता है? वसा में बदल देता है। जरूरत पड़ने पे इन वसाओं को पुनः वो कार्बोहाइड्रेट में भी बदल देता है। तो इसका बहुत अच्छा काम है, ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में भी बदलता है, जब जरूरत पड़ती है तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में रिटर्न भी बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये भी काम किसका है? यकृत का है, ठीक। इसके बाद यकृत का और काम देखें तो विटामिन ए को संश्लेषित तथा ACD का संचय भी करता है, यानी ए को बनाता भी है। यकृत से 2 प्रकार के प्रोटीन का स्रावित होता है, जो इसको नाम आप याद रखना, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन। हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन याद रखना, ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन। और फाइब्रिनोजेन जो है ये शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कलेक्ट करने में मदद करता है। कौन? जो रस आपको कहाँ पाया जाता है? यकृत में। इसमें पीत रस का निर्माण होता है। पीत का निर्माण होता है जो रक्त के चाप को नियंत्रित करता है। इसके अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मरता है तो उसकी पहचान यकृत से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद और आगे देखें तो यकृत के बाद आता है अग्नाशय, पैनक्रियाज। अब लास्ट में ही जा रहे हैं। अग्नाशय जो है मानव शरीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत के बाद आती है। एक ऐसी मात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों काम करती है। और एक्टिनोस नामक कोशिकाओं का बना होता है जो अग्नाशय रस का स्त्रावन करता है। तो अग्नाशय से जो आपसे पूछे जाएगी कि यहाँ से कौन सा रस निकलता है, एंजाइम निकलता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय से कौन सा निकल रहा है? पैनक्रियाटिक जूस, यानी अग्नाशय रस का स्रावन होता है। इसके बाद फिर इंसुलिन से आपसे पूछा जाएगा, इंसुलिन का होता है, जिसकी खोज किसने करा था? बेंटिंग और वेस्ट ने करा था। इसका खोज बेंटिंग वेस्ट के द्वारा 1921 में किया गया था। और पेंसिलियम का बना होता है, ये सब बात याद रखना। ये शर्करा की मात्रा, शर्करा यानी शुगर यानी डायबिटीज की मात्रा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी होगी तो आपको डायबिटीज हो सकता है। इंसुलिन के अधिक स्रावन से ग्लाइकोसिनीमिया रोग भी होता है। इसकी अगर ज्यादा भी अगर हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं तो एक बीमारी भी हो सकता है, और कम करने से भी बीमारी होता है जिसका नाम मधुमेह। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत का ऐसे कोई योगदान नहीं है, खास योगदान जो है कि वाटर को, पानी को जमा रखता है, स्टोर करता है। यह वृद्धांत तथा मलाशय में बटी होती है। वृद्धांत की दीवार बाहर की ओर और छोटी छोटी थैलियों के रूप में फुली रहती है। मलाशय की दीवार भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर फुली रहती है और यह गुदा से होकर बाहर खुलती है। 2 बात इसमें याद रखना, बड़ी आंत 2 तरह से बटी होती है, एक वृद्धांत होता है और दूसरा मलाशय होता है। इसका कार्य का बात याद रखा जाए तो कार्य मेनली क्या है? ये जल को जमा रखता है। बाकी इसका पाचन उचन में कोई योगदान नहीं है। जल को स्टोर करके रखता है, जब उपयोग पड़ती है तो ये बाहर निकाल देता है, बस इससे ज्यादा इसका कोई योगदान नहीं है। यहाँ तक आपका पोषण वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें अगर किसी तरह का आपको डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना, और इसके PDF के लिए आपको क्या करना है?
हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ये जो टॉपर सिस्टम का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है। इस चैप्टर का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह की और भी वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर दे। और किस चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए वो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले ही वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।